हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्टडी इन डेप्थ। तो आज हम लोग जो प्रॉब्लम देखेंगे वो देखेंगे रश्मि खैलेडे का मॉड्यूल 9(2) का प्रॉब्लम नंबर 11। वो क्या कह रहा है उसे पढ़ते हैं। ए बिग ऑलिव मास 0.5 kg lies at the origin of an XY coordinate system and a big Brazil nut mass 1.5 kg lies at the point 1,2 meter 1,2 meter. At t is equals to 0, a force vector F0 vector FO 2i cap plus 3j cap Newton begins to act on the olive, and a force vector Fn is equals to minus 3i cap minus 2j cap Newton begins to act on the nut. In unit vector notation, what is the displacement of the center of mass of the olive nut system at t is equals to 4 second with respect to its position at t is equals to 0? क्या कह रहा है? कह रहा है कि कोई एक्स वाई कोऑर्डिनेट सिस्टम है, ठीक है, ये है ओरिजिन ओ जिसका वैल्यू होता है 0। यहाँ पे एक ऑलिव है, ठीक है, जिसका मास है कितना 0.5 kg, ठीक है। यहाँ पे ऑलिव है ओरिजिन पे, ठीक है। और फिर जो ब्राजीलियन नट है वो कहां पर है? ब्राजीलियन नट है 1,2 पे, 1,2 यहां पर, ठीक है। ये है नट जिसका मास है 1.5 kg, ठीक है। ये मैं ऐसे गोल कर देगा। यहाँ पे ऑलिव है ओरिजिन पर जिसका मास है 0.5 kg और 1,2 पोजीशन पर है नट, ब्राजीलियन नट, जिसका मास है 1.5 kg। अब कह रहा है कि एट t इक्वल्स टू 0 पे ऑलिव पे एक फोर्स एक्ट करना स्टार्ट करता है, ठीक है। पहले मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, मास ऑफ ऑलिव MO इक्वल्स टू 0.5 kg, ठीक है, 0.5 kg। एट t इक्वल्स टू 0 पे इस पे जो फोर्स एक्ट करना स्टार्ट करता है उसे डिनोट कर रहे हैं वेक्टर F O से। उसका उसका क्या है वैल्यू 2i कैप प्लस 3j कैप न्यूटन, 2i कैप प्लस 3j कैप इतना न्यूटन, ठीक है। 2i कैप प्लस 3j कैप न्यूटन इस पे एक्ट करना स्टार्ट करता है। तो देखो फोर्स का तो कोई एक ही डायरेक्शन होता है, वो किसी एक ही डायरेक्शन में हो सकता है, वो वेक्टर क्वांटिटी है। लेकिन यहाँ 2i कैप प्लस 3j कैप ये बता रहा है कि फोर्स दो कंपोनेंट में बट रहा है। एक 2 न्यूटन का फोर्स एक्ट कर रहा है अलोंग एक्स एक्सिस, आई कैप बताता है कि जो भी फोर्स है वो एक्स एक्सिस के डायरेक्शन में है। और 3 न्यूटन का फोर्स जो है उसी फोर्स का एक कंपोनेंट जो 3 न्यूटन का वो परपेंडिकुलरली एक्ट कर रहा है अलोंग वाई एक्सिस, ठीक है। बस यही बता रहा है। तो देखो दोनों पॉजिटिव है, एक्स पॉजिटिव वाई पॉजिटिव, तो ये कहीं ना कहीं बीच में होगा ये फोर्स। मैं इसे ऐसे डिनोट कर दे रहा हूं वेक्टर F0, ठीक है। अब देखते हैं मास ऑफ नट क्या है। मास ऑफ नट 1.5 kg, ठीक है। एट t इज इक्वल्स टू 0 माइनस 3i कैप माइनस 3j कैप इतना न्यूटन। अब मेरा मास ऑफ नट क्या है 1.5 kg है। एट t इक्वल्स टू 0 पे उस पर फोर्स एक्ट करता है माइनस 3i कैप माइनस 3j कैप, ठीक है। दोनों माइनस में है, यानी कि इस फोर्स का जो डायरेक्शन होगा इसके अपोजिट होगा। ऑलिव पे जो फोर्स एक्ट कर रहा है उसके अपोजिट होगा, कहीं होगा इस डायरेक्शन में, ठीक है, कहीं इस डायरेक्शन में होगा। और ये कहाँ पर है, ये इस तरह कहीं इस डायरेक्शन पे होगा फोर्स, ठीक है। अब क्वेश्चन में हमसे पूछ रहा है कि जो दोनों ये जो एक सिस्टम है इसका जो सेंटर ऑफ मास है उसका डिस्प्लेसमेंट क्या होगा वेक्टर फॉर्म में, ठीक है।
तो देखिए यहाँ पे चूंकि फोर्स की बात आ रही है तो हम सीधा सीधा दोनों का अलग अलग एक्सेलरेशन निकाल सकते हैं। एक्सेलरेशन का क्या फॉर्मूला होता है? A is equals to F by m, एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू फोर्स डिवाइडेड बाय m। ठीक है, अब देखिए ऑलिव पे जो फोर्स एक्ट कर रहा है वो कांस्टेंट है, 2i कैप प्लस 3j कैप, 2 3 दोनों कांस्टेंट वैल्यू है, यानी कि ये फोर्स कांस्टेंट है। और ऑलिव का मास भी कांस्टेंट है, यानी कि इस फोर्स की वजह से जो भी एक्सेलरेशन पैदा होगा इसमें ऑलिव में वो भी कांस्टेंट होगा। ठीक है, तो AO से डिनोट कर रहे हैं एक्सेलरेशन ऑफ ऑलिव, उसको देख लेते हैं। एक्सेलरेशन ऑफ ऑलिव क्या हो जाएगा? फोर्स डिवाइडेड बाय m। फोर्स क्या है ऑलिव पे? 2i कैप प्लस 3j कैप, है ना। तो उसको डिवाइड कर देंगे मास ऑफ ऑलिव से, तो क्या हो जाएगा? डिवाइड बाय 1/0.5 इंटू 2i कैप प्लस 3j कैप। ठीक है, अब ये दोनों के साथ आ जाएगा, 2 के साथ भी 3 के साथ भी, 2/0.5 i कैप प्लस 3/0.5 j कैप। तो क्या हो जाएगा? अब 10 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे इसमें, तो ऊपर हो जाएगा 20, नीचे हो जाएगा 5, तो ऊपर बन जाएगा 4i कैप, यहाँ क्या बन जाएगा? प्लस 10 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे, ऊपर 30 बन जाएगा, नीचे 5 बन जाएगा, तो वहां बन जाएगा 6j कैप। ठीक है, इतना मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का एक्सेलरेशन है ऑलिव का। उसी तरह हम निकाल लेते हैं नट का एक्सेलरेशन ऑफ नट, AN से डिनोट कर रहे हैं उसे। ठीक है, तो वही चीज 4 डिवाइडेड बाई m। फोर्स क्या था नट पे? -3i कैप माइनस 3j कैप। तो इसको 1.5 से अगर डिवाइड कर देंगे तो क्या बन जाएगा? देखो -3i कैप माइनस 2j कैप था, सॉरी यहाँ पे 3 नहीं था 2 था, -2j कैप डिवाइड बाई 1.5। यार यहाँ इसको अलग ही अलग लिख लेते हैं, इजी रहेगा। डिवाइड करेंगे तो ये अलग अलग हो जाएगा, ये बेसिक चीजें तो आपको पता ही होंगी। तो इसे अलग 1.5 से डिवाइड कर दिया और इसे अलग 1.5 से डिवाइड कर दिया, तो क्या आ जाएगा? -10 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे, ऊपर 30 नीचे 15, तो आ जाएगा ऊपर -2i कैप। ठीक है, फिर माइनस था माइनस दिए, फिर 10 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे, ऊपर हो जाएगा 20, नीचे हो जाएगा 15, तो क्या हो जाएगा? 4/3 j कैप। ठीक है, ये हो गया एक्सेलरेशन ऑफ नट। अब हम आराम से जान सकते हैं एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, क्योंकि उसका इक्वेशन हमारे पास होता है। वो क्या होता है? एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास इज इक्वल्स टू होता है MO AO प्लस MN AN अपॉन MO प्लस MN, यही होता है। इक्वेशन आपको पता होनी चाहिए, तभी आप ये प्रॉब्लम सॉल्व कर पाएंगे। ओके, अब क्वेश्चन में एक चीज नोट करिए, जो मास ऑफ ऑलिव है वो है 0.5 kg और मास ऑफ द नट जो है वो है 1.5 kg। तो अगर हम 0.5 को 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो मुझे मिलेगा 1.5, यानी कि जो मास ऑफ नट है वो 3 टाइम्स है मास ऑफ ऑलिव के। ठीक है, तो जब हम वैल्यू रखेंगे, देखिए हम यहाँ वैल्यू रखेंगे, अगर मास ऑफ ऑलिव को m मानेंगे तो ये हो जाएगा मास ऑफ नट 3m हो जाएगा, तो ऊपर से m कॉमन ले लेंगे, तो ऊपर क्या बचेगा? A0 प्लस 3 टाइम्स AN, नीचे क्या बन जाएगा? m प्लस 3m 4m। अब m कर दीजिए कैंसिल, तो एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास AO एक्सेलरेशन ऑफ ऑलिव प्लस 3 टाइम्स एक्सेलरेशन ऑफ नट डिवाइड बाई 4। अब सारे वैल्यूज रखेंगे, हमें मिल जाएगा एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। ठीक है, एक्सेलरेशन ऑफ O क्या था? ये रहा यहाँ 4i कैप प्लस 6j कैप।
4 आई कैप प्लस 6 जे कैप, ठीक है, प्लस 3 टाइम्स एक्सेलरेशन ऑफ नट, यहाँ -2 आई कैप माइनस 4/3 जे कैप, -2 आई कैप -4/3 जे कैप, ठीक है, डिवाइड बाई 4, ठीक है। अब आगे सॉल्व करते हैं, इधर मिटा देता हूँ। अब इसे आगे सॉल्व करते हैं, इज इक्वल्स टू 4 आई कैप प्लस 6 जे कैप माइनस 3 टू द 6 आई कैप माइनस, यहाँ मल्टीप्लाई किए 3 - 2 बन गया -6 आई कैप, यहाँ मल्टीप्लाई किए 3 -4/3 तो 3 3 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा -4 जे कैप, नीचे में था क्या 4। अब देखिए -6 आई कैप से 4 आई कैप जाएगा, बचेगा -2 आई कैप, ठीक है, प्लस 6 जे कैप से 4 जे कैप जाएगा तो बचेगा +2 जे कैप, डिवाइड बाई 4, ठीक है। ये हो गया मेरे पास एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास मुझे मिल गया। पर मुझे क्या चाहिए, डिस्प्लेसमेंट चाहिए इन वेक्टर फॉर्म। तो डिस्प्लेसमेंट के लिए ये हम फॉर्मूला जानते हैं, S = ut + ½ at², क्योंकि डिस्प्लेसमेंट वेक्टर फॉर्म में, डिस्प्लेसमेंट को यहाँ हम S से डिनोट कर रहे हैं, ठीक है। वेक्टर S सेंटर ऑफ मास, वेक्टर S ऑफ सेंटर ऑफ मास, डिस्प्लेसमेंट ऑफ सेंटर ऑफ मास इन वेक्टर फॉर्म, क्या होता है फॉर्मूला उसका, ut + ½ at², जहाँ u इनिशियल वेलोसिटी होता है, t टाइम होता है, एक्सेलरेशन होता है और फिर से t टाइम होता है, ठीक है। तो अब हमें यहाँ पर एक्सेलरेशन तो पता चल गया और टाइम गिवन है, एट t = 4 सेकेंड पे क्या होगा, तो हमें बस जानना है कि u इनिशियल वेलोसिटी क्या था। तो क्वेश्चन पे अगर आप ध्यान दीजिए तो एट t = 0 पे ऑलिव पे और नट दोनों पे फोर्स एक्ट करना जस्ट स्टार्ट ही करता है, यानी कि एट t = 0 पर वो दोनों जो था वो रेस्ट पे था, जैसे ही फोर्स एक्ट करना स्टार्ट किया तब तो वो मूव करेगा और कुछ वेलोसिटी आएगी, इसका मतलब एट t = 0 पर वो रेस्ट पर था, तब जब एट t = 0 पर उस पर फोर्स एक्ट करना स्टार्ट किया तो जस्ट वो मूव करेगा धीरे धीरे और उसमें कुछ वेलोसिटी आएगी, यानी कि उससे जस्ट कुछ माइक्रो सेकंड पहले वो तो रेस्ट पे था, ठीक है। तो इनिशियली वो रेस्ट पे था क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, u का वैल्यू इसका जो है अब क्योंकि रेस्ट पे था ऑलिव और नट तो इसका सेंटर ऑफ मास भी रेस्ट पे रहेगा, और जब रेस्ट पे रहेगा तो उसके सेंटर ऑफ मास की इनिशियल वेलोसिटी 0, तो ut टर्म जो है वो 0 हो जाएगा, बचेगा क्या, ½ एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास टाइम्स t², ठीक है, ये बचेगा मेरे पास। तो बस इसकी वैल्यू रख देते हैं, 1/2 इंटू एक्सेलरेशन का वैल्यू रख देते हैं -2 आई कैप प्लस 2 जे कैप डिवाइड बाई 4 इंटू 4 इंटू 4, ठीक है, 1 4 1 4 कैंसिल हो जाएगा यहाँ से, ठीक है, और यहाँ से 2 से 4 चला जाएगा 2 टाइम्स में, तो क्या बच जाएगा मेरे पास, -2 आई कैप इंटू 2 -4 आई कैप प्लस 2 जे कैप इंटू 2 प्लस 4 जे कैप, ठीक है, इतना मीटर
डिस्प्लेसमेंट ऑफ सेंटर ऑफ मास इन वेक्टर फॉर्म इक्वल्स टू -4i कैप प्लस 4j कैप। इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है कि इनिशियली वो रेस्ट पे था, क्योंकि जो भी यहाँ पे हम जो कंसिडर कर रहे हैं फिनोमेना को, वो क्या है, एट t इक्वल्स टू 0 पे फोर्स एक्ट करना स्टार्ट किया है। तो फोर्स जब एक्ट करना स्टार्ट किया तो उसके कुछ सेकंड यानी कि उसकी कुछ देर बाद ही तो वो मूव करेगा, और तब उसमें वेलोसिटी आएगी। यानी कि हम एट t इक्वल्स टू 0 पे मान सकते हैं कि वो दोनों नट और ऑलिव जो थे वो रेस्ट पे थे। अब चूंकि वो रेस्ट पे थे तो उसके सेंटर ऑफ मास भी रेस्ट पे रहेंगे, इसलिए। ठीक है, उम्मीद करता हूँ ये वीडियो सॉल्यूशन आपको समझ में आया होगा। अगर कोई डाउट रह गया हो तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा, मैं उसे सॉल्व करने की कोशिश करूँगा। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए और मेरे चैनल स्टडी इन डेप्थ को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।